अधिगम के सिद्धांतों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। अधिगम के सिद्धांतों को कितनी श्रेणियों में? अधिगम के सिद्धांतों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला आप ऐसे लिख सकते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या आप तो एक ऐसे ऊपर नीचे लिख लेना, या जो भी आपकी स्टाइल है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसका एक नाम। इनको SR थ्योरीज बोलते हैं, ये दूसरा नाम। इनको व्यवहारवादी सिद्धांत बोलते हैं, तीसरा नाम। इनको परिधीय सिद्धांत बोलते हैं, ये चौथा नाम। बहुत से होंगे पर अभी एक ही लिखो। पेरीफेरल, एक पेरीफेरल लिख लो। ये तो लिखना ही है तुमको, SR से काम हो जाएगा। अभी एक एक सिद्धांत आएंगे, उनके जितने नाम है सारे लिखवाऊंगा इंग्लिश में, ठीक है ना, इसलिए चिंता मत करो। अभी केवल जो भी लिखवा रहा हूं उसको लिख लो आप। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज, पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, SR थ्योरीज लिखो। व्यवहारवादी सिद्धांत, इसको बिहेवियरल थियरीज भी बोलते हैं, ठीक है। परिधीय सिद्धांत पेरीफेरल थियरीज भी बोलते हैं, साहचर्य भी बोलते हैं, बिल्कुल साहचर्यवादी सिद्धांत। एसोसिएशन बोलते हैं साहचर्य को। आदि। तो ये पहली जो श्रेणी है वो उद्दीपक अनुक्रिया, SR थ्योरीज, व्यवहारवादी, परिधीय, साहचर्यवादी, आदि। और इसके एग्जाम्पल नीचे आपको लिखने हैं 5। इसमें कौन कौन से सिद्धांत आएंगे? तो एक नंबर पे आप लिख दे थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि। थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि, इसके बहुत से नाम आएंगे। थॉर्नडाइक के मैं आगे लिखवाऊंगा, वो ट्रायल एंड एरर, तो प्रयास व त्रुटि। दूसरा पेवलव का, पावलो कह सकते हैं, पेवलव कह सकते हैं, एक ही बात है। पेवलव का शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन। तीसरा स्किनर का क्रिया प्रसूत, ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर का क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। चौथा क्लार्क हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। किसको? बहुत से नाम आएंगे, एक नहीं। क्लार्क हल वाले के नाम बताता हूं। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, नीड रिडक्शन थ्योरी, ठीक है, सेल्फ करेक्टिंग थ्योरी, बहुत से नाम है, ठीक है ना। वो जब मैं अलग क्लार्क हल बताऊंगा तो इसके सारे नाम लिखाऊंगा, अभी एक एक ही लिख रहे हैं हम। अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत भी मानते हैं इसको, क्लार्क हल वाले को। ओके, 5 नंबर पे एडविन गुथरी। एडविन गुथरी का, इसके भी बहुत से नाम है। कॉन्टिग्यूटी थ्योरी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सामीप्यता सिद्धांत। सामीप्यता सिद्धांत। तो 5 नाम याद रखना, इनको पढ़ेंगे हम व्यवहारवादी सिद्धांतों में। और दूसरी कैटेगरी है बच्चों, 5th वाला इंग्लिश में कॉन्टिग्यूटी थ्योरी है। कॉन्टिग्यूटी, CONTIGUITY, कॉन्टिग्यूटी थ्योरी। दूसरे हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत, इनका दूसरा नाम है केंद्रीय सिद्धांत। वो परिधीय हैं तो ये केंद्रीय हैं, वो पेरीफेरल हैं तो ये सेंट्रल हैं, सेंट्रल थियरीज। इन्हीं को बोलते हैं क्षेत्र सिद्धांत। इनको बोलते हैं उद्दीपक सिद्धांत।
उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। इंग्लिश में एस एस थ्योरीज भी बोलते हैं इनको, एस एस थ्योरीज। जैसे इनके एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट। दूसरा कूट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। कूट लेविन का सिद्धांत पढ़ेंगे, इसके बहुत से नाम है। टोपोलॉजी भी बोलते हैं, फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं। टोलमैन का, टोलमैन के सिद्धांत के बहुत से नाम है। तो टोलमैन की साइन लर्निंग भी बोलते हैं, टोलमैन का साइन लर्निंग सिद्धांत, लेटेंसी, लेटेंट लर्निंग, बहुत से नाम है। पियाजे को अधिगम में शामिल करें तो जीन पियाजे का सिद्धांत भी इसमें आता है, पर हम उसको अधिगम में नहीं लेते, बाल विकास में लेते हैं। इसलिए तीन नाम जरूर याद रखने हैं, टोलमैन, कर्ट लेविन और टोलमैन, सॉरी टोलमैन, कर्ट लेविन और गेस्टाल्टवाद। ओके, नीचे लिखना है नोट। ओके, लिख लिया? वो उलझन में रहती है ना, क्या करे। क्यों ले रही थी इंग्लिश, तुम हिंदी पढ़ती ना। अब वो सडनली कितनी बार बताएगा है? हाँ, होना चाहिए, पर वैसे अच्छा रहता है। मतलब उससे क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जैसे आप हिंदी भी लिखते हो फिर इंग्लिश भी, है ना, तो वैसे वैसे अच्छा रहता है। अब इनको जरूरत नहीं है, सबके आएंगे वापस तो बहुत से नाम आएंगे, इंग्लिश 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 में आएंगे, चिंता मत करो आप। इसलिए एक बार तो आप हिंदी वाले भी लिख तो लिया करो, है ना, तो उससे भी आपके दिमाग का विकास होगा। ओके, आप बताएंगे दो श्रेणियां हुई। पहली श्रेणी का पहला नाम क्या हुआ? उद्दीपक, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। क्या नाम हुआ? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरा नाम क्या है? एसआर थ्योरीज। तीसरा नाम व्यवहारवादी सिद्धांत। चौथा नाम परिधीय सिद्धांत। अगला नाम साचर्यवादी सिद्धांत। अगला नाम कोई नहीं। पहला सिद्धांत कौन सा है इसमें? थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि। दूसरा पेवलव का शास्त्रीय अनुबंधन। तीसरा क्या बोला? स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। चौथा पुनर्बलन सिद्धांत। और पांचवा गुथरी का समीप्यता सिद्धांत। ओके, और इधर तीन सिद्धांत हैं। पहला गेस्टाल्टवाद, दूसरा कूट लेविन का, तीसरा टोलमैन का। नोट करो, नोट 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 लिखिए, और नोट में नोट अल्बर्ट बेंडूरा। अल्बर्ट बेंडूरा, इनका सिद्धांत पहले था एसएलटी, सोशल लर्निंग थ्योरी, बाद में सीएलटी और जुड़ गया तो एससीएलटी, सोशल एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, जिसको बोलते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। का नाम ही सामाजिक संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी इसी को बोलते हैं। बांडूरा का सामाजिक संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत दोनों श्रेणियों के मध्य एक पुल या ब्रिज माना जाता है।
अल्बर्ट बेंडूरा का सिद्धांत, सामाजिक अल्बर्ट बेंडूरा का, माफ करें, सामाजिक संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत, इसको बोलते हैं SCLT, सोशल एंड कॉग्निटिव लर्निंग थियरी। दोनों के बीच एक ब्रिज या पुल माना जाता है। ओके, याद रखना, पूछा गया है बहुत बार, फर्स्ट ग्रेड में स्पेशली बहुत बार। चले आगे। ओके, चलें आगे। पीछे वालों हो गया, हुआ कि नहीं? लिखो लिखो, जल्दी लिखो बेटा। गुस्सा कर रहा है, ऐसे कर रहा है, नाराज हो रहा है, लिखा तो नहीं? तो लिख लो, किसने रोका है? तुम इधर भी देख सकते हो, उधर है क्या? दिखता है ना? अच्छा, मैं आगे आ गया तो फिर उधर भी नहीं दिखता। ओके, लिख लिया सबने? शाबाश बच्चों, तुम कमाल के बच्चे हो यार। तुम थोड़े क्यों हो? यहां सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं ना दिल से। हाँ, तो फिर लोग पता नहीं, इधर मैं देख रहा था, इधर जा रहे थे, पता नहीं क्या साइकोलॉजी में पढ़ के आ रहे हैं, खुश ही नहीं है। जिस दिन पेपर आएगा उसमें पता ही नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। दो दो बार पढ़ लेते हैं, तीन तीन बार पढ़ लेते हैं, नाम से किसी कोचिंग में चले जाते हैं कुछ लोग, ऐसे भीड़ के पब्लिक बैठी है। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं एक एक करके सिद्धांतों को, पढ़ लें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक वाला सिद्धांत। कौन सा पढ़ेंगे? थॉर्नडाइक। तो लिखिए सिद्धांत नंबर 1। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बात ध्यान रखना परीक्षा में, सिद्धांत एक और नाम अनेक, इसलिए यही प्रश्न सबसे भारी है कि साहब वो परीक्षा में हर बार उस सिद्धांत का नया नाम देते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर वो कैसा भी नाम दे दें समझ में आ जाता है। जैसे लिखिए पहला नाम, और पहला नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। साइकोलॉजी में अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, उद्दीपक, उद्दीपन ये शब्द बदलते रहते हैं, चिंता की बात नहीं है। तो पहला नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, वो पूरी कैटेगरी है, उसका भी यही नाम था, और थॉर्नडाइक वाले सिद्धांत का भी यही नाम है। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, और उद्दीपन भी आ सकता है इसकी जगह, कोई चिंता नहीं है। उत्तेजना भी आ सकता है, उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत, हिंदी में कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उत्तेजना प्रत्युत्तर भी आया है परीक्षा में, उत्तेजना प्रत्युत्तर या उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत। और करके इंग्लिश में उद्दीपक या उत्तेजना को बोलते हैं स्टिमुलस, STIMULUS, और इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी एक और नाम। और करके पहले लेटर लिखने SR थ्योरी, इसका नाम SR थ्योरी भी है। और एक नाम है अधिगम का बंध सिद्धांत, ध्यान रखना बंध नहीं है, बंध है, अधिगम का बंध, बंध बंधन, बंधन नहीं, बंध सिद्धांत। यस, बॉन्ड थ्योरी, शाबाश। अधिगम का बंध सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी किसकी? थॉर्नडाइक साहब की। और करके अगला नाम लिखना है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास को प्रयत्न बोलते हैं, त्रुटि को भूल बोलते हैं, तो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। इंग्लिश में प्रयत्न व प्रयास को ट्रायल बोलते हैं, ट्रायल। डबल एल आएगा कि एक ही आएगा क्या? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एक कर दो। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे भी लिखना, ट्रायल एंड एरर लिखो कि एरर, एरर लिख दो। चलिए, ट्रायल एंड एरर। और करके एक नाम है संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद। यस, क्या नाम है? संबंधवाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्शनिज्म।
कनेक्ट करते हैं ना, कनेक्ट, तो कनेक्शनिज्म हो गया, कनेक्शनिज्म, और करके कनेक्शनिज्म। एक नाम होता है आवर्ती व चयन का सिद्धांत, आवर्ती व चयन का सिद्धांत। अभी इतने नाम काफी हैं, और इसके प्रणेता का नाम जरूर लिखिए। प्रतिपादक हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इनकी कंट्री भी पूछी जाती है, देश भी पूछा जाता है। तो थॉर्नडाइक कहां के थे? यूएसए। शाबाश, कहां के थे? यूएसए के। थॉर्नडाइक की खास बात, थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या फिर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। आप जानते हैं थॉर्नडाइक ने यह वाला मॉडल कब दिया? नहीं बेटा, जब हम जयपुर आए थे तो सब लोग ऐसे ही पढ़ाते थे 1913 1913। हमने पहली बार यहां बच्चों को बताया था कि साहब थॉर्नडाइक ने यह वाला मॉडल दिया था, इवन पेवलोव से पहले। पेवलोव को नोबेल मिला था 1904 में। कब मिला था? 1904 में। और थॉर्नडाइक ने 1898 में एक शोध पत्र लिखा था जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। क्या नाम था? एनिमल इंटेलिजेंस। उसमें पहली बार इन्होंने यह वाला सिद्धांत दिया था। 1913 में तो इनकी बुक आई थी एजुकेशन साइकोलॉजी, लेकिन हमको ध्यान रखना है। और लकीली पता है क्या हुआ? उसके जस्ट बाद में फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम आई थी, उसमें यह डेट आई थी। 1913 ऑप्शन में नहीं था, तो 1898 याद रखना। 1898 एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस शोध पत्र था इनका एक। ये लोग पेपर निकालते हैं ना, तो उसमें पहली बार इन्होंने दुनिया को बताया था सीखना क्या होता है। ओके, लिख लिया सबने? ये सारा लिखना है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो? लिख लो। लिख लिया? गुड 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 गुड। कुछ लोग तो एकदम पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना? ओके। और कुछ लोग 3-3 बार पढ़ चुके हैं। पर चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो चाहे 3 बार पढ़ चुके हो, कोशिश यही रहेगी कि एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। इस कोशिश में लगेंगे अपन, चिंता नहीं करें, तभी एक सीट मिलेगी, है ना? ओके, जल्दी से बताओ पहला नाम क्या? सब लोग बोलो पहला नाम। ऐसे नहीं यार, पहला नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा नाम उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत, तीसरा नाम क्या बोला? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, चौथा नाम एसआर थ्योरी, अगला नाम अधिगम का बंद सिद्धांत, अगला नाम बॉन्ड थ्योरी, अगला नाम प्रयास व त्रुटि, अगला नाम ट्रायल एंड एरर, अगला फिर से ट्रायल एंड एरर, अगला नाम कनेक्शनिज्म, अगला नाम आवर्ती व चयन का सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। पूरा बोलो, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कहां के थे? यूएसए के। ये किस नाम से जाने जाते हैं? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। और ये वाला सिद्धांत कब दिया? 1898 में। इनके शोध पत्र का नाम क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस। ओके, अब ध्यान से 5 मिनट के लिए इनका प्रयोग सुन लें, समझ में आ जाएगा। अभी तक फंसी हुई है क्या निशा? लिख लिया? ओके ओके बेटा, जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी। ब्लैक टी शर्ट लिख लिया? ओके, चलिए तो जल्दी से लिख के सामने देखो, सामने देख के समझो। एक्चुअली सुन रहे हो ना? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था किस पर? बिल्ली पर। किस पर किया?
बिल्ली पर क्या प्रयोग किया समझना। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरा बनवाया साहब, जिसको बोलते हैं पजल बॉक्स, हिंदी में बोलते हैं उलझन पेटी का। उलझन पेटी का सबने बनाई है, स्किनर ने बनाई है, थॉर्नडाइक ने बनाई है। पिंजरा ऐसा कि उसमें अंदर की तरफ एक लीवर है, एक बटन है, सामने देखो तुम, ऐसे समझ में नहीं आएगा है ना। जल्दी से लिख के जब मैं बोलूं तो सामने देखा करो। ओके, सुन रहे हो ना। थॉर्नडाइक ने बनवाया एक पिंजरा, क्या बनवाया, पिंजरा ऐसा कि उसमें अंदर की तरफ एक लीवर है, बटन है, उसको दबाएंगे तो खुलेगा, बाहर से नहीं खुलेगा। कई बार आपने देखा ना, जब सेंट्रल लॉक गाड़ी का खराब हो गया, आग लग गई, तो तोड़ना ही पड़ता है। अभी दिल्ली में घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हुआ था ना, कार जल गई, अंदर बैठे लोग जल गए क्योंकि वो खुला ही नहीं। वैसे सेंट्रल लॉक है उस पिंजरे का, उसके अंदर से खोल सकते हैं, बाहर से नहीं खोल सकते। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पिंजरे के अंदर छोड़ दिया, दरवाजा कर दिया बंद। बिल्ली भूखी है, बेचैन है। आप मुझे बताएंगे, मेरे शब्दों पे गौर करना। बिल्ली अंदर, अंदर से खोल सकती है, पिंजरा बंद, बिल्ली क्या कर रही है? यस, पहली महत्वपूर्ण बात है कि कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने दुनिया को यह बात बताई कि जब तक कोई उद्दीपक, उत्तेजना या स्टिमुलस नहीं होगा, तब तक कोई अनुक्रिया, प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स नहीं होगा। और बिल्ली भी भूखी जरूर है पर बैठी है। अब थॉर्नडाइक बिल्ली के लिए लेके आते हैं उसका भोजन, हालांकि वो फिश लेके आए, पर हम बोलते हैं दूध का प्याला, वो अच्छा लगता है हमको। तो थॉर्नडाइक बिल्ली के लिए भोजन लेके आए, आए ना, दूध का प्याला बोलेंगे हम। और जैसे ही दूध का प्याला रखा पिंजरे के बाहर, बिल्ली ने उसको देखा। जैसे ही बिल्ली ने दूध को देखा, उसने सोचा नहीं कि यार क्या जुगत लगाऊं कि बाहर निकलूं, बल्कि उसने सीधे ही जंप कर दिया। लेकिन टकरा के गिर गई, क्योंकि पिंजरा तो बंद है, खोलना तो उसको आता नहीं है। अब वो उछल कूद मचा रही है, कभी इधर भाग रही है, कभी इधर उछल रही है, कभी उसको खरोंच रही है। उसकी उछल कूद, उसके प्रयास हैं पर वो त्रुटियां हैं। उसकी उछल कूद, उसके प्रयत्न हैं पर वो भूले हैं। उसकी उछल कूद, उसकी ट्रायल है बट वो एरर्स हैं। फालतू की उछल कूद कर रही है, उसको पता ही नहीं कैसे खुलेगा, पर वो कर रही है। इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात सुनना, थॉर्नडाइक ने यह बताया कि किसी भी प्राणी का पहला रिस्पॉन्स अब्सोल्यूट फिजिकल होता है। क्या होता है? फिजिकल होता है, गामक होता है, शारीरिक होता है, मोटर रिस्पॉन्स है। क्योंकि दिमाग तो लगाया नहीं, सोचते तो है ही नहीं, ये सिद्धांत दिमाग वाला है ही नहीं, उछल कूद वाला है। बात समझ में आ रही है? बिल्ली उछल कूद करती रही, फालतू की उछल कूद कर रही है, लेकिन ऐसा करते करते एक्सीडेंटली, इंसिडेंटली, बाई चांस उसकी बॉडी का कोई पार्ट लीवर पे पड़ा, लीवर दबा, दरवाजा खुला, बिल्ली बाहर निकल गई, उसने दूध पिया, प्रयोग समाप्त हुआ। लेकिन जब इस प्रयोग को बार बार दोहराया गया तो एक नई बात सामने आई, और वो ये थी कि थॉर्नडाइक ने उस पिंजरे में फ्रीक्वेंसी मीटर्स लगा रखे थे। यानी उस पिंजरे को कोई एक बार टच करेगा तो काउंटिंग हो जाएगी एक। पहली बार जब बिल्ली ने दरवाजा खोला, तो पहली बार बिल्ली ने दरवाजा खोला तो उस पे लिखा हुआ था 61। इसका मतलब बिल्ली का 61वां प्रयास कामयाब रहा, 60 बार तो फालतू ही उछली। अगली बार जब डाला तो इस पे लिखा हुआ था 42, अगली बार डाला तो उस पे लिखा हुआ था 27, अगली बार डाला तो लिखा हुआ था 18, फिर लिखा हुआ था 11, फिर लिखा हुआ था 8, फिर लिखा हुआ था 3। मतलब यस, मतलब खास बात कि सफल अनुक्रिया तो एक ही होती है, और वो होने के बाद तो ये बंद हो जाती है। इसका मतलब यहां उसकी गलतियां कम हो रही हैं। गलतियां क्या हो रही हैं? कम होती जा रही हैं। और एक स्टेप, एक प्रयोग ऐसा, एक दिन ऐसा आया कि जैसे थॉर्नडाइक बिल्ली के सामने भोजन रखते, बिल्ली झट से लीवर दबाती, बाहर निकल जाती, और वहां पे लिखा आता 01। इसका मतलब अब उसको दरवाजा खोलना आ गया। यह थॉर्नडाइक का प्रयोग था, और इसको उन्होंने बहुत जगह अप्लाई किया, लागू किया। पूरी दुनिया ने बोला क्या बात है यार, क्या बताया आपने। हालांकि बाद के जो सिद्धांत आएंगे उसमें आप देखोगे कि थॉर्नडाइक की बातें, क्रिटिक्स बहुत हैं, आलोचनाएं बहुत हैं, पर सबसे पहले उन्होंने किया। इसलिए कहते हैं, टोलमैन का एक स्टेटमेंट है
कि साहब जितने भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं उन सब का ओरिजिन पॉइंट थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर था, इसलिए थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, इसके लिए लिखो आप, लिखिए थॉर्नडाइक ने थॉर्नडाइक ने थॉर्नडाइक ने उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध को, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक व अनुक्रिया में, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध को अधिगम का आधार माना, संबंध को सीखने का आधार माना। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध को अधिगम का क्या माना, आधार माना। दूसरी बात लिखो, उन्होंने अपने प्रयोगों में, उन्होंने अपने प्रयोगों में, एक्सपेरिमेंट्स में, उन्होंने अपने प्रयोगों में सीखने के कुछ नियम भी बताए, उन्होंने अपने प्रयोगों में सीखने के कुछ नियम भी बताए, उन्होंने अपने प्रयोगों में सीखने के कुछ नियम भी बताए जो मुख्य नियम और गौण नियम के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने प्रयोगों में सीखने के कुछ नियम भी बताए जो मुख्य नियम और गौण नियम के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो यह बहुत बार पूछा जाता है, सीखने के नियम किसने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए। अपने प्रयोगों में कुछ नियम भी बताए जो सीखने के मुख्य नियम तथा गौण नियम के नाम से प्रसिद्ध है। लिखा सबने? तो हम सब जानते हैं सीखने के मुख्य नियम कितने, 3, और गौण नियम कितने, 5। तो बहुत बार तो यह पूछ लिया जाता है कि साहब थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने बताए, ऑप्शंस 2, 4, 5, 3। तो क्या कर देंगे, 3। सीखने के मुख्य नियम 3। इनको बोलते हैं प्राइमरी लॉज, और वो आ जाएंगे सेकेंडरी लॉज। कौन कौन से 3 नियम? 1 नंबर पे तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, ओके, तत्परता का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ, इंग्लिश वाला नाम सबको लिखना है, रेडीनेस, क्योंकि पिछली बार आपको पता है रीट में क्या हुआ था, बताओ? पिछली बार दूसरा जो नियम है ना, अभ्यास का नियम, उसकी जगह पे आया था श्रम का नियम, आया था ना? तो अब जो बच्चा केवल हिंदी में पढ़ता है तो हिंदी में नाम बदल देते हैं वो, है ना? तो फिर गड़बड़ हुआ। लेकिन जिन जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा था उन्होंने देखा इंग्लिश में लिखा हुआ था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। हाँ, यूज भी है, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ यूज काफी पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में, बताऊंगा। दूसरा है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ये ध्यान रखना, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट। तो 3 शब्द ध्यान रखोगे, रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। अभी ठीक हो गया तुम्हारा काम? क्या? अच्छा, ओके, चलिए आपको इंग्लिश, प्योर इंग्लिश की बुक है वो दे देंगे, हमारी इंग्लिश की बुक दे देंगे, इंग्लिश की, मजा आ जाएगा। ओके, सुन रहे हो? तो मुख्य नियम कितने? 3। पहला
तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। इंग्लिश में पहला लॉ ऑफ रेडीनेस, बोलिए सब लोग, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट। ओके, अब ध्यान दें, तत्परता क्या है। मुझे याद है राजस्थान में जब कंपटीशन शुरू हुआ था तो एक अंग्रेजी की कहावत थी जिसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया था, हमने किया था, और आज वो पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में चलती है। हालांकि कहावत किसी और की होगी, लेकिन ये कनेक्ट इतना शानदार रहा कि उसके बाद 10 बार परीक्षाओं में आ गया। क्या था वो? यस, यू कैन टेक ए हॉर्स टू द पोंड बट यू कैनॉट कंपेल हिम टू ड्रिंक। आप घोड़े को तालाब तक ले जा तो सकते हो, लेकिन क्या उसे पानी पिला सकते हो? नहीं। जब तक अंदर से तैयार नहीं होगा, तत्पर नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, तब तक नहीं पिला सकते। इसीलिए आप किसी को, हाँ, किसी को क्लास में बैठा तो सकते हो, लेकिन क्या जबरदस्ती सिखा सकते हो? नहीं। इसका मतलब सीखने के लिए जरूरी है रेडीनेस। क्या जरूरी है? रेडीनेस जरूरी है। आपको ताज्जुब होगा, सेकंड ग्रेड में तो ऐसा भी आया था कि इन 4 विकल्प दे दिए, इनमें कौन सा सही है? एक विकल्प था आप घोड़े को तालाब तक ले जा भी सकते हो, पानी भी पिला सकते हो। एक में था ना तो ले जा सकते ना पानी पिला सकते, पर जो सही था वो था ले जा तो सकते हैं पर पानी नहीं पिला सकते। ये लॉ ऑफ रेडीनेस है। लॉ ऑफ रेडीनेस को इसके उपनियम बोल दो या इसका दूसरा नाम बोल दो, तो उपनियम के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ सीधा ही दूसरा नाम कई बार पूछ लेते हैं। इसको तैयारी का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तैयारी का नियम भी बोलते हैं, प्रवृत्ति का नियम भी बोलते हैं। ये शब्द आ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, तो तत्परता के नियम और तैयारी का नियम भी लिख लो। तैयारी का नियम, ओके। अब है अभ्यास का नियम। दूसरा नियम क्या है? सुन रहे हो क्या? अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यहां बहुत बड़ी बातें, बहुत सी बातें। एक तो ये ध्यान रखना, मैं अक्सर इसमें एक कहावत कहता हूं अमीर खुसरो की। नाम सुना है अमीर खुसरो? उनके उनके जो पजल्स, उनकी जो पहेलियां थी, उनमें खास बात थी कि एक ही शब्द में आंसर होता था। वो जनता मरी क्यों, घोड़ा गया क्यों, दाना न था, तो वो सब पे लागू होता है। तो उनकी एक कहावत है, आप सुन रहे हो मेरी बात? उनकी एक कहावत है, घोड़ा अड़ा क्यों। क्या बोला? वहां पानी वाला भी घोड़ा ही है, यहां भी घोड़ा है। घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों? जवाब है फेरा न था। क्या नहीं किया? फेरा न था। घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि उसको फेरा न था। सकरी गली थी, घुमाया नहीं तो अड़ गया। पान इसलिए खराब हो गया, पलटा नहीं। रोटी इसलिए जल गई, पलटी नहीं। विद्या इसलिए भूल गए, पुनरावृत्ति नहीं करी, दोहराया नहीं, अभ्यास नहीं किया। तो अभ्यास वो भी महत्वपूर्ण मानते थे, थॉर्नडाइक साहब भी महत्वपूर्ण मानते हैं। अभ्यास बहुत जरूरी है, लेकिन आप सुन रहे हैं मेरी बात? चलिए पहले ये बताता हूं प्रभाव का नियम, फिर बताते हैं। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये क्या है? पहली बार याद रखना, पहली बार मनोविज्ञान में पुरस्कार या पुनर्बलन का प्रयोग करने का श्रेय भी थॉर्नडाइक को दिया जाता है। पहली बार पुरस्कार और पुनर्बलन का प्रयोग करने का श्रेय किसको दिया जाता है? थॉर्नडाइक को दिया जाता है। और उन्होंने बोला कि हम कोई भी काम करें, कोई भी अनुक्रिया करें, बदले में कोई पुरस्कार मिले तब तो वो हम सीख लेते हैं, नहीं तो नहीं सीखते हैं। इसी को बोलते हैं प्रभाव का नियम। बिल्ली ने बहुत सी उछल कूद करी, उसका कौन सा स्टेप प्रभावी था जिससे दरवाजा खुला? दरवाजा खुलने से क्या हुआ? दूध मिला, भोजन मिला, और भोजन मिलने से क्या हुआ? भोजन मिलने से क्या हुआ? भूख शांत हुई। भूख शांत होने से क्या हुआ? संतुष्टि मिली, सेटिस्फेक्शन मिला। इसलिए प्रभाव के नियम को संतोष एवं असंतोष का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतोष एवं असंतोष का नियम भी इसका दूसरा नाम है, आपको लिखना है। संतोष एवं असंतोष, ये इसके उपनियम कह सकते हैं। मैं बताऊंगा, अभ्यास वाली बात बताऊंगा। इसमें आपने हल्का सा लिख दो, संतोष व असंतोष का नियम तीसरे का दूसरा नाम है लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। इनमें बहुत से प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न आया था कि सफलता ही सफलता का आधार है। क्या पूछा था?
सफलता ही सफलता का आधार है। यह थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम है। ये प्रभाव का नियम बाद में स्किनर ने, यस, ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर ने बहुत बढ़िया यूज किया। ओके, इसलिए स्किनर का सिद्धांत रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात करता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे बताएंगे आपको। अब एक घटना होती है, क्या घटना होती है? सुने, सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? एक्चुअली 1929 एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, उस कैलेंडर वर्ष के समाप्त होने के समय 31 दिसंबर के आसपास, 30-31 दिसंबर, 2 दिन, अमेरिका में एक जगह है न्यू हेवेंस। कौन सी जगह? न्यू हेवेंस, यूएसए। इसमें एक सेमिनार आयोजित हुई, और चूंकि शिक्षा मनोविज्ञान में पूरी दुनिया के लीडर थे थॉर्नडाइक, तो यहां थॉर्नडाइक का पूरा भाषण था, प्रेजेंटेशन था। इसमें बहुत से साइकोलॉजी के लोग गए, जैसे विल्हेम वुंट के 17,000 बच्चे पढ़ते थे ना वहां पे, तो यहां भी थॉर्नडाइक ब्रीफ कर रहे हैं साहब, न्यू हेवेंस में, यूएसए में। और यहां थॉर्नडाइक ने अपने ट्रायल एंड एरर के बारे में सबको बताया। तो वहां बहुत से लोगों ने, वो भी पढ़ रहे थे, वो भी बच्चे थे, स्कॉलर थे साइकोलॉजी के, तो उन्होंने एक सवाल उठाया कि थॉर्नडाइक साहब, आप एक बात बताओ, आपकी बिल्ली ने बहुत सी उछल कूद करी ना? आप कहते हो कि बार बार करने से, अभ्यास करने से सीखते हैं, तो वो तो इधर से भी पहली बार 61 में एक ही काम तो सही था, 60 बार तो फालतू ही टकराई ना। अगली वो जो चीजें उसने करी फालतू की, उनको भी तो बार बार किया था, उनको क्यों नहीं सीखी? वो केवल वो लीवर दबाने वाली बात को ही क्यों सीखा उसने, बाकी चीजों को क्यों नहीं सीखा? जबकि उनको भी तो रिपीट किया था, उनको भी तो दोहराया था। इसका मतलब अभ्यास सीखने में महत्वपूर्ण नहीं होता, सीखने में तो प्रभाव या पुरस्कार महत्वपूर्ण होता है। यह बात उन लोगों ने उठाई, तो थॉर्नडाइक ने अपने स्पीच में एक बात बोली, और उन्होंने कहा, आई वॉज रोंग। क्या बोला थॉर्नडाइक ने? आई वॉज रोंग, मैं गलत था। और यह बात उन्होंने अभ्यास के नियम के बारे में ही बोली। लेकिन यहां उन्होंने 2 स्पष्टीकरण दिए, 2। एक तो यह बोला कि साहब, एक्सरसाइज से मेरा मतलब यह था कि प्राणी बहुत से काम करता है, उसमें कुछ तो होते हैं काम के, कुछ होते हैं फालतू, कुछ तो होते हैं यूजफुल, कुछ होते हैं बेकार। तो जो उपयोगी होते हैं, काम के होते हैं, उनको तो प्राणी अडॉप्ट करता है, और जो फालतू के होते हैं उनको प्राणी इग्नोर करता है। तो धीरे धीरे जो काम के होंगे उन्हीं को सीखता है। इसका मतलब अभ्यास केवल उपयोगी चीजों का ही होता है। इस आधार पे थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम का एक नाम हो गया उपयोग का नियम। क्या नाम हो गया? उपयोग का नियम। हम मोटे तौर पे उपयोग व अनुपयोग का नियम भी इसको कह देते हैं। परीक्षा में लॉ ऑफ यूज अगर पूछ लें तो भी आपको बोलना है कि लॉ ऑफ यूज गौण नियम है कि मुख्य नियम? मुख्य नियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य नियम। संतोष और असंतोष का नियम गौण नियम है कि मुख्य नियम? मुख्य नियम है, क्योंकि ये प्राइमरी लॉज के ही दूसरे नाम है। तो आप अब उपयोग व अनुपयोग का नियम ओब्लिक करके वहां छोटा सा लिख लो। एक बात पहले तो ये लिख लो, फिर बताता हूं। लिख लिया? उपयोग व अनुपयोग का नियम, इनको उपनियम भी कहते हैं और सीधे सीधे भी कहते हैं। लॉ ऑफ यूज लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि थॉर्नडाइक ने यहां पे एक काम किया। उन्होंने, सुन रहे हो ना, उन्होंने अपनी थ्योरी में एक रिवीजन किया और उस रिवीजन में अभ्यास के नियम को तो कर दिया छोटा, कट, और प्रभाव के नियम को कर दिया एक्सपेंड। सुन रहे हो कि नहीं? थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम का महत्व तो बताया कम और प्रभाव के नियम को बढ़ा दिया ज्यादा। बाद में इसी की परिणति स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग के रूप में हुई। तो ऐसा प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया है। मैं आपको स्किनर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि स्किनर का सिद्धांत किस थॉर्नडाइक के कौन से नियम पर आधारित है। जवाब है प्रभाव के नियम पर। और इस आधार पर थॉर्नडाइक के सिद्धांत को 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाने लगा। एक 1930 के पहले का संबंधवाद और एक 1930 के बाद का संबंधवाद। एक घटना और हुई और वो घटना पिछली बार आपके परीक्षा में आ चुकी है। अगर आप पेपर्स पढ़ते हो तो मुझे उम्मीद है प्रज्ञा ने जरूर देखा होगा। क्या कि उन्होंने
ये जो काम किया उसको थोंडाइक ने और भी कुछ बदलाव किए, जिसमें उन्होंने एक एक टर्म आती है कैरेट एंड स्टिक, दंड और पुरस्कार। सुन रहे हो ना? तो दंड और पुरस्कार की अवधारणा भी पहले थोंडाइक ने दी थी, बाद में स्किनर ने इस पे काम किया। तो उसमें थोंडाइक ने एक बात कही, इसमें भी संशोधन किया कि पनिशमेंट इंपॉर्टेंट, जैसे यहां पे अभ्यास इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रभाव इंपॉर्टेंट है। उसी को दूसरे शब्दों में उन्होंने बोला कि दंड से अनुक्रिया कमजोर, दंड के प्रयोग से अनुक्रिया कमजोर या बढ़ती नहीं है, जबकि पुरस्कार के प्रयोग से इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। इस बात को थोंडाइक के प्रभाव के नियम का संशोधन भी कहते हैं, रिवाइज्ड लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 1932 में प्रकाशित किया था, ये आपके सेकंड ग्रेड में भी आया था, देखा था आपने? क्या था? संशोधित प्रभाव का नियम। तो नोट करके नीचे एक बात लिखो, लेकिन नोट 1932 में 1932 में थोंडाइक ने 1932 में 1932 में थोंडाइक ने पनिशमेंट, दंड के बजाय, पहले दंड और पुरस्कार समान थे, पहले प्रभाव अभ्यास समान था, लेकिन यहां 1932 में थोंडाइक ने दंड के बजाय पुरस्कार को अधिक महत्वपूर्ण बताया। 1932 में थोंडाइक ने दंड के बजाय पुरस्कार को अधिक महत्वपूर्ण बताया, जो संशोधित प्रभाव का नियम, जो संशोधित प्रभाव का नियम, इंग्लिश में बोलो रिवाइज्ड लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। संशोधित प्रभाव का नियम रिवाइज्ड लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये बात पूछी गई थी, रिवाइज्ड लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। लिखा सबने? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब लिखो गौण नियम। अब गौण नियम में बहुत बड़ा चक्कर पड़ता है। सेकेंडरी लॉज, गौण नियम, वो प्राइमरी लॉज, ये सेकेंडरी लॉज। और गौण नियम कितने बताए? 5। कितने बताए? 5। इनके नाम में चक्कर पड़ता है, ठीक है ना? पहला बहु अनुक्रिया का नियम, पार्शियल नहीं है, मल्टी रिस्पॉन्स, बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स या मल्टी रिस्पॉन्स। दूसरा है आंशिक बहु अनुक्रिया, दूसरा है आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। अनुक्रिया प्रतिक्रिया एक ही बात है। आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, इसको बोलते हैं एक तो लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी, एक इसका नाम है पार्शियल रिस्पॉन्स या पार्शियल एक्टिविटी। अब तीसरा जो 5 नंबर पे, उसको मैं 3 नंबर पे लेता हूं, इसलिए लेता हूं कि जो उनके बहुत से नाम हैं वो आपके गड़बड़ होते हैं, इसलिए उनको मैं बाद में लेता हूं, ठीक है ना? इसलिए 3 नंबर पे जो 5वां था साहचर्य परिवर्तन का नियम, इसको लिखवाता हूं। क्या बोला? बिल्कुल, साहचर्य परिवर्तन का नियम, एसोसिएटिव शिफ्टिंग या एसोसिएटेड शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। फिर चौथा और 5वां नाम लिखेंगे।
इनमें भी बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत 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 ज्यादा। पहला नियम क्या लिखा? बहु अनुक्रिया का नियम। बोलो क्या? बहु अनुक्रिया का नियम। इंग्लिश में मल्टीपल रिस्पॉन्स या मल्टी रिस्पॉन्स। जल्दी लिखो फिर सामने देखो। दूसरा आंशिक प्रतिक्रिया, लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी भी बोलते हैं इसको, या पार्शियल एक्टिविटी या पार्शियल रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। साहचर्य परिवर्तन, एसोसिएटिव शिफ्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग या एसोसिएटेड शिफ्टिंग, तीन मैंने आपको बताया। अब इनके अंदर की बात भी आती है, थोड़ा सा ध्यान देना, एक एक बात, सिर्फ एक एक बात। बहु अनुक्रिया का जो नियम है उस पर एक ही सवाल आया आज तक, और वो इतना आसान है, बताओ क्या? और ये आया है कि इसके बाद हम जब स्किनर पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे शिपिंग एंड चेनिंग। एक्चुअली हमारा जो व्यवहार होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है, बहुत से ऐसे व्यवहार होते हैं जिनमें बहुत से स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना? ओके, हर स्टेप को हम पुनर्बलित करके सिखाते हैं। ये बहु अनुक्रिया है। फिर नंबर एक, नंबर दो, थॉर्नडाइक ने कुछ स्टेप्स बताए सीखने के, जिसमें हम जो रिस्पॉन्स करते हैं वो एक ही रिस्पॉन्स नहीं होता, बल्कि फालतू के बहुत से रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है ना? बहुत से रिस्पॉन्स होते हैं, फिर बाधाएं आती हैं, फिर उनमें कोई सफल प्रतिक्रिया होती है जिसको प्राणी चुनता है और उसी को सीख लेता है, जिससे लक्ष्य प्राप्त होता है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत सफल प्रतिक्रियाओं को चुनने का सिद्धांत भी माना जाता है। पर सफल प्रतिक्रियाएं सीधे सीधे एक ही नहीं होती, पहले बहुत सी होती हैं, बहुत सी अनुक्रिया करते हैं हम, ट्रायल एंड एरर करते हैं, फालतू की चीजें भी करते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे। इसलिए इस पे एक सवाल पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन से गौण नियम से शुरू होता है? तो सीखना कहां से शुरू होता है? सीखना बहु अनुक्रिया से शुरू होता है। इसलिए यह सवाल बनता है कि कहां से शुरुआत होती है ट्रायल एंड एरर की। अगर ये ऑप्शंस आ जाएं तो आप बोलना ट्रायल एंड एरर की शुरुआत किससे होती है? इससे होती है। और वो स्टेप्स वाली बात, हर स्टेप को हम सीखते हैं पक्का करके, वो ये होता है। और साहचर्य परिवर्तन नाम सुना आपने कभी? क्या हो सकता है ये बताओ तुम? इस पे बहुत बार प्रश्न आया। संबंध, ओके, यस, परिस्थिति नहीं, उद्दीपक। पेवलोव का सिद्धांत इस पे टिका हुआ है। पेवलोव ने क्या किया था पता आपको? घंटी बजाई, कुत्ते ने लार गिराई। माफ करें, पावलोव ने भोजन रखा कुत्ते के सामने, कुत्ते ने लार गिराई। गिराई ना, भोजन सहज है। पावलोव पढ़ेंगे, बहुत कमाल का है। कुछ ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जो हमारे बस में नहीं होते, उनको बोलते हैं ऑटो रिफ्लेक्सेस। जैसे आपने किसी को देखा तो उसकी तस्वीर आपके अंदर जाएगी जाएगी, आप रोक नहीं सकते। प्याज काटे तो आंखों में आंसू आएंगे आएंगे, रोक नहीं सकते। हाइपोथैलेमस का कंट्रोल नहीं होता। गर्म सतह पे हाथ रखा तो उठ जाएगा, रोक नहीं सकते। वैसे ही आप भूखे हैं, आपके पास खुशबूदार कोई अरोमा ऑफ द फूड आता है तो मुंह में पानी आ जाएगा, रोक नहीं सकते। गर्मी लगी, पसीना आएगा, रोक नहीं सकते, नहीं सकते ना। ठंड लगी तो कांपने लग जाएंगे, रोक नहीं सकते। ये पेवलोव है। ये क्या है? पेवलोव है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो कुत्ते के सामने भोजन रखा तो कुत्ते ने लार गिराई। अगली बार भोजन के साथ घंटी को जोड़ दिया, दोनों को एसोसिएशन कर दिया, और फिर कुत्ते ने लार गिराई। बाद में भोजन था ही नहीं, केवल घंटी बजाई तो भी कुत्ते ने लार गिराई। ये बात पहले थॉर्नडाइक ने बता दी थी कि बिल्ली वास्तव में रिस्पोंड कब करती? जब भोजन को देखती, तभी तो करती ना, उद्दीपक को देख के अनुक्रिया करेगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, दूसरी चीजें भी भोजन के साथ जुड़ गई। थॉर्नडाइक थैला, जैसे कभी आप कोई स्वीट वगैरह कुछ पापा लेके आए है ना, तो उसमें वो कड़क कड़क क्या बोलते हैं उसको, पेपर में लिपटी हुई आती है ना, तो हाँ क्या बोलते हैं उसको, उसकी आवाज से ही मुंह में पानी आ जाता है ना, आता है कि नहीं आता? तो बाद में थॉर्नडाइक के कदमों की आहट सुनते ही बिल्ली दरवाजा खोल देती। इसका मतलब किसी उद्दीपक के साथ अगर कोई दूसरा उद्दीपक जोड़ दिया जाए तो फिर प्राणी की अनुक्रिया उस जोड़े गए उद्दीपक के साथ अनुबंधित हो जाती है, जोड़े गए उद्दीपक के साथ उसका एसोसिएशन हो जाता है। इसको बोलते हैं साहचर्य परिवर्तन। अब है चौथा और पांचवा। चलिए मेरे को बताएं, तीन तो हो गए, अब कौन से रह गए? आत्मीकरण का नियम और मनोवृत्ति का नियम। एक ही है कि अलग अलग? अलग अलग, दो और। हाँ यही तो बात है, इसलिए मैं प्रीवियस नॉलेज और प्रीवियस एक्सपीरियंस, और यही बात परीक्षा में सबसे ज्यादा आई है।
यही बात परीक्षा में सबसे ज्यादा आई है, क्योंकि पूर्व अनुभवों का नियम सुन रहे हो मेरी बात, यही आएगी, ध्यान रखना। सादृश्यता का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, दृष्टिकोण का नियम, वुड यू बिलीव। और ये इतने नाम है कि इनमें चक्कर पड़ता है। आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? लिखो, चौथे का नाम लिखो। चौथे का नाम लिखो, मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास, इसी का दूसरा नाम है मानसिक स्थिति। इसी का तीसरा नाम है मनोवृत्ति का नियम, दृष्टिकोण का नियम। ये आ चुका है परीक्षा में। इंग्लिश में मेंटल सेट, लॉ ऑफ मेंटल सेट बोलते हैं, मेंटल सेट। और पांचवां जो है उसको भी लिखिए। इसका एक नाम है, सीक्वेंस में ध्यान रखना, तीन वाले को मैंने पहले इसलिए लिया कि तीन वाला क्या है, सीधे सीधे है, इनको समझना है, इसलिए इनको मैं बाद में लेता हूं। तो मानसिक विन्यास, मानसिक स्थिति, मनोवृत्ति का नियम, और फिर यहां है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम, इसी को बोलते हैं पूर्व अनुभवों का नियम। और इसी को बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा गया है, वो शब्द है सादृश्यता का नियम। या फिर सदृश्य अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं इसको, लॉ ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी, ये इंपॉर्टेंट बात। मानसिक विन्यास का नियम, मानसिक स्थिति का नियम और मनोवृत्ति का नियम। मेंटल सेट, मेंटल सेट लिखना है सबको इंग्लिश में, ये एक ही है। और आत्मीकरण, पूर्व अनुभव, सदृश्यता एक ही है। इसमें एनालॉजी शब्द लिखना है सबको, एनालॉजी। लिखा सबने? लिखा कि नहीं? अब इस पे कैसे प्रश्न आए, 2 मिनट में सुन लो, कमाल के प्रश्न पूछे गए। जल्दी बताओ, लिखा? चौथे का पहला नाम बताओ। क्या? मानसिक विन्यास। दूसरा मानसिक स्थिति। तीसरा मनोवृत्ति का नियम, इंग्लिश में लॉ ऑफ मेंटल सेट। पांचवे का पहला नाम आत्मीकरण का नियम, दूसरा नाम पूर्व अनुभवों का नियम, तीसरा नाम सादृश्यता का नियम, इंग्लिश में एनालॉजी। कौन सी लॉजी? एनालॉजी। अब सुनो, चौथे पे एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न आया था, सबसे पहले सीटेट में आया था, फिर कमाल हो गया था, यहां भी पूछा गया था। क्या था वो सवाल? देखो, यानी थॉर्नडाइक साहब ये कहते हैं कि सीखने में आपका एटीट्यूड कैसा है उसका भी प्रभाव पड़ता है, आपका मेंटल सेट कैसा है उसका भी प्रभाव पड़ता है। बोलिए, पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो उस पे वो सवाल आया था कि एक क्लास में 3 बच्चे हैं तो बहुत, लेकिन 3 बच्चों की बात हो रही है, ए, बी और सी, तीनों पढ़ते हैं साथ ही, ओके, पर तीनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। ए तो इसलिए पढ़ता है कि उसको उस विषय में इंटरेस्ट है, रुचि है। बी इसलिए पढ़ता है कि बस मैं तो पास हो जाऊं, तो बी केवल पासिंग ग्रेड्स के लिए पढ़ता है। किसके लिए पढ़ता है? पासिंग ग्रेड्स। और सी इसलिए पढ़ता है कि मुझे क्लास में टॉप करना है। क्या करना है? टॉप करना है, आलम अली बनना है। अब तीनों के लक्ष्य अलग अलग हुए कि नहीं हुए? हुए ना। फिर प्रश्न में ही दे रखा है 3 शब्द, उन तीनों शब्दों को इन तीनों के साथ मैच करना है। एक शब्द दे रखा है निष्पादन, ध्यान देना, यह बहुत अच्छी बात है, निष्पादन। दूसरा शब्द है निपुणता, और तीसरा शब्द है निष्पादन उपेक्षा। तीसरा शब्द है निष्पादन उपेक्षा, ध्यान देना। फिर यह पूछा गया था कि सही विकल्प का चुनाव करें, और नीचे विकल्प दे रखे थे। पहले विकल्प में ए निष्पादन, बी निपुणता, सी निष्पादन उपेक्षा। दूसरे विकल्प में उसके साथ दूसरा जोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? निष्पादन को इंग्लिश में बोलते हैं परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस।
निपुणता को इंग्लिश में बोलते हैं मास्टरी। क्या बोलते हैं? मास्टरी। और निष्पादन उपेक्षा को उस बेखबर को कोई खबर दो, सो गई, जागो। सुन रहे हो ना? निष्पादन उपेक्षा को बोलते हैं परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। अब बहुत आसानी से आप बता सकते हो, कर सकते हो, मैच कर सकते हो। आप मुझे एक बात बताएं कि इन तीनों में सबसे खराब कौन? ए बी सी में सबसे खराब कौन? बी सबसे खराब है, क्योंकि जितना पढ़ सकता था उतना भी नहीं पढ़ रहा। तो बोलिए, इन तीनों में बी खराब, उन तीनों में उपेक्षा खराब। इसलिए बी के साथ क्या आ जाएगा? निष्पादन उपेक्षा। ओके। अब बस टॉप करना और इंटरेस्ट। बोलिए, इंटरेस्ट बढ़िया होता है कि टॉप करना? बोलो। यस, इंटरेस्ट बढ़िया होता है। इंटरेस्ट, रुचि। ओके। आपने निष्पादन और अधिगम पे सवाल देखा होगा, कितनी बार पूछा गया है ना? सीखना महत्वपूर्ण है कि निष्पादन? बोलिए। जवाब है सीखना। निष्पादन तो सीखी गई बात को बताना है, तो जताना बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने नंबर आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपने कितना सीखा वो इंपॉर्टेंट है। ओके। तो यहां ध्यान देना, इंटरेस्ट और टॉप में कौन सी बात ज्यादा बढ़िया? इंटरेस्ट। और उधर बताइए, मास्टरी और परफॉर्मेंस में ज्यादा बढ़िया क्या? मास्टरी। इसलिए इंटरेस्ट के साथ क्या जाएगा? बोलो। निपुणता, मास्टरी। और टॉप करना आ जाएगा परफॉर्मेंस। टॉप करना क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस। तो ये सवाल पूछा था, कर देंगे आप। पांचवा जो है आत्मीकरण, ध्यान देना। देखो नाम, एक नाम आत्मीकरण, एक नाम पूर्व अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंसेस, और एक नाम एनालॉजी, सादृश्यता। इस पे बहुत बढ़िया सवाल आया था। आत्मीकरण समझते हो किसको बोलते हैं? कहते हैं ना, तो मेरी रग रग में बसा है, रूह में बसा है। इसका मतलब हम उनको छोड़ नहीं सकते, भुला नहीं सकते। वो पुराने अनुभव इस कदर हम में समा गए कि हम उनसे मिलती जुलती परिस्थिति पे वैसा ही रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने अभी बोला था, तो परिस्थिति में वैसा ही रिस्पॉन्ड करना यह है, दूसरे स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करना साचर्य परिवर्तन है, ये ध्यान रखना। और इसी को बोलते हैं एनालॉजी। इस पे पता है क्या सवाल आया था? जब इस पे सीटेट में सवाल आया था, मैं उसके बाद उत्कर्ष में क्लास ले रहा था, उसमें सिनेमा हॉल में। तो सिनेमा हॉल में बहुत से बच्चे कुछ पीछे बालकनी में बैठे हुए थे। तो जो प्रश्न, अब रिसेंटली जैसे कुछ प्रश्न आते हैं, आप पेपर में प्रश्न देखते हो तो मजा आता है आपको, है ना? जैसे प्रज्ञा बोलती है, हाँ ये पूछा गया था, ये आया था। तो जो सवाल आया था वो मैंने पूछा था पीछे से, किसी ने मेरे को इशारा करके बताया था, मेरे को अभी भी याद है वो क्या था, सुने। इस पे क्या सवाल आया? सवाल था, एक लड़की अपने प्रेमी से बिछड़ जाती है। सवाल क्या था? लड़की अपने प्रेमी से बिछड़ जाती है, आप बताएंगे वो क्या करती है? बोलो। आपका लॉजिक नहीं है, जो सवाल पूछा गया था। सवाल पूछा गया था, किसी को याद है? आपने देखा नहीं वो सवाल। उसने मेरे को वहां से बताया, बालकनी से। पता क्या बताया? मैंने कहा आगे की बात बताओ, क्या था उसमें? लड़की अपने प्रेमी से बिछड़ जाने के बाद, तो उधर से मेरे को यूं इशारा किया। यस, उसकी तस्वीर से बातें करती है। किससे बातें करती है? उसकी तस्वीर से बातें करती है। यह कौन सा नियम है? जवाब था सादृश्यता का नियम, या आत्मीकरण का नियम, या पूर्व अनुभवों का नियम। आप बोलेंगे साहब लड़की, फोटो, प्रेमी, थोंडाइक, कहां का तुक है? पर साइकोलॉजी में ऐसा ही होता है। दूसरा सवाल आया था, एक मां अपने बच्चे से बिछड़ जाती है, मां का बच्चा चला जाता है, तो उसके कपड़ों से, उसके खिलौनों से वो उसी तरह से बिहेव करती है मानो उसके सामने उसका बच्चा हो। तो यह अधिगम का कौन सा गौण नियम है? सादृश्यता का नियम है। बात क्लियर हुई? बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।